नमस्कार। लास्ट क्लास में हमने 1813 का चार्टर एक्ट के बारे में डिस्कस किया था कि हाउ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राई टू कंट्रोल ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी थ्रू द एक्ट ऑफ 1813। 1813 के एक्ट के बाद से 20 साल बाद एक दूसरा एक्ट लेकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट आती है और उस एक्ट का नाम होता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 क्या करता है कि सबसे पहले वो जो 1833 का एक्ट जो है वो एबॉलिश करता है मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन टी एंड इन ट्रेड विथ चाइना ऑल्सो। 1813 का एक्ट जो था वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेडिंग राइट्स होती है, ट्रेडिंग मोनोपोली होती है, उसको ख़त्म करता है। लेकिन 1813 का एक्ट ये कहता है कि चलो ठीक है, तुम टी में और चाइना के साथ अभी ट्रेड कर सकते हो, उसमें तुम्हारी मोनोपोली है, तुम्हारे अलावा चाइना के साथ ट्रेड और इंडिया में टी में ट्रेड कोई और नहीं करेगा। लेकिन 1833 का जो एक्ट होता है वो क्या करता है कि वो हर प्रकार के ट्रेड की जो मोनोपोली, कोई भी मोनोपोली जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की थी उसको ख़त्म कर देती है। यानी ट्रेड इन टी और ट्रेड विथ चाइना, ये दोनों मोनोपोली भी 1833 के एक्ट के द्वारा ख़त्म कर दी जाती है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि दूसरा चेंज जो प्रोविज़न जो लाता है वो ये लाता है कि 1773 के एक्ट में हमने पढ़ा होगा कि वहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास, ये तीन हमने पढ़ा था। तो पहले तो ये तीनों गवर्नर रहते हैं, यानी गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ मद्रास एंड गवर्नर ऑफ बॉम्बे। लेकिन 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो क्या करता है कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना देता है, नाम में चेंज करता है। और साथ ही साथ गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास, ये दो जगह के जो गवर्नर थे, इनको बंगाल के गवर्नर का सबऑर्डिनेट बना देता है। तो 1773 में व्हाट वर द चेंजेस? दैट द फर्स्ट वाज दैट द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास वर became the subordinate of the governor general of Bengal and the governor of Bengal's name was changed to governor general of Bengal। ये दो चेंजेस हुए थे। अब क्या होता है इस एक्ट में कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम बदल के अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया जाता है। ठीक। सो द नेम ऑफ द पोजीशन एंड नेम ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज चेंज्ड टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जब नाम दिया गया है तो इसी के साथ क्या होता है कि अब एक तरीके से पावर को सेंट्रलाइज करने की कोशिश की जाती है। सेंट्रलाइज मतलब या क्या कि पावर इन हैंड्स ऑफ फ्यू, कुछ लोगों के ही हाथ में पावर रहे। एंड दिस वाज द स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। कैसे? कि ये जो बॉम्बे का गवर्नर रहता है और जो मद्रास का गवर्नर रहता है, ये दोनों अपने अपने एरिया में लॉज बनाते रहते हैं। लेकिन जो ये 1833 का एक्ट आता है, ये लेजिस्लेटिव पावर यानी लॉ मेकिंग पावर जो होती है वो बॉम्बे और मद्रास दोनों के गवर्नर से छीन लेता है। एंड दैट पावर, जो पावर छीनी गई, दैट वाज गिवन टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मतलब कि आज के बाद से एंटायर ब्रिटिश टेरिटरी जो है उसमें जो भी लॉ बनेगी वो बनेगी किसके द्वारा? वो बनेगी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? वो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जिसका कि नाम बदल के अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। ठीक। 1773 का जो एक्ट रहता है उसमें जब गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया जाता है तो उसको एक 4 मेंबर्स की एक टीम दी जाती है। वो 4 मेंबर की जो टीम रहती है वो किसी भी मैटर पर उस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के साथ डिस्कस करते हैं। डिस्कशंस वगैरह, कोई भी डिसीजन होना होता है तो वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो रहता है, वॉरेन हेस्टिंग, वो उन्हीं 4 लोगों से डिस्कस करके कोई भी डिसीजन लेता है। वो जो 4 लोगों की काउंसिल थी उसे कहा गया था गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। देखिए गवर्नर जनरल बहुत आएगा तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिएगा।
कि वो जो 4 लोगों की टीम 1773 के एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को प्रोवाइड की गई थी, उसे कहा जाता था गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, उसी गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो कि 4 लोगों की मेंबरशिप वाली टीम थी, उसमें एक आदमी को और ऐड करते हैं, और वो जब एक आदमी ऐड होता है तो 5 लोगों की काउंसिल हो जाती है। तो वो जो 5 लोगों की काउंसिल होती है उसे कहा जाता है गवर्नर जनरल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल। 4 लोगों पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जब एक और ऐड हो गया तो लेजिस्लेटिव काउंसिल। और ये जो 5 लोगों की लेजिस्लेटिव काउंसिल है, यही एंटायर इंडिया के लिए लॉ बनाएगी। ठीक, तो क्या हमने देखा कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज चेंज टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास डिप्राइव्ड ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, यानी मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर थे उनकी लेजिस्लेटिव पावर छीन ली गई। ऑल लेजिस्लेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया टू बी डन बाय गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी अब ब्रिटिश इंडिया की जो भी लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस, जो भी लॉ मेकिंग प्रोसेस होगा, वो गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू होगा। और वो लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होगी? वो होगी गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल +1, यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल मतलब 4। तो कहीं पर भी अगर गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात होती है तो वहां पर मतलब 4 लोग, और वही गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल लेजिस्लेटिव काउंसिल की तरह काम करने लगती थी जब उसमें एक मेंबर और ऐड हो जाता था। ठीक है, तो अब ये बनाते थे पूरे, मतलब ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इन लोगों की बॉम्बे और मद्रास की पावर छीन ली गई और केवल अब बंगाल से ही कंट्रोल हो रहा है, और उसको बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वहां के गवर्नर को। ठीक, अब फर्दर इंटरेस्ट और इंडियन सोसाइटी में तो मैक्यूलाय कमीशन एक बनता है, लॉ कमीशन। एक लॉ कमीशन अंडर मैक्यूलाय बनाया जाता है। इस लॉ कमीशन का काम क्या रहता है कि जो भी इंडियंस लॉ हैं, जितने भी भारत में मतलब अलग अलग जगहों पे जो जो नियम, जो जो लॉज चलती रहती हैं, उनको एक जगह पर इकट्ठा करना और उनको कोडिफाई करना, जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, ये सब कोडिफिकेशन है लॉज की। तो उसी तरीके से लॉ कमीशन जो बना मैक्यूलाय के अंडर में, उसका काम था टू कोडिफाई एंड कंसोलिडेट इंडियंस लॉ, यानी कि इकट्ठा करना और उनको कोडिफाई करना, जो भी इंडियन लॉज थी, वो काम किया लॉ कमीशन में अंडर मैक्यूलाय। तो 1833 में क्वेश्चन अगर आ जाए कि लॉ कमीशन कौन से एक्ट में बना, तो दैट वाज इन 1833 एंड अंडर मैक्यूलाय। ठीक, अच्छा, यहां से आपने देखा होगा कि अब क्या है कि अब इनके पास तो मोनोपोली ट्रेड की रही नहीं, तो अब ये प्योरली ईस्ट इंडिया कंपनी जो रहती है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो जाती है। सो ये भी पॉइंट एक क्वेश्चन है कि विच एक्ट ब्रॉट अबाउट द चेंजेस दैट द ईस्ट इंडिया की कंपनी बिकेम एन प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, तो वो था 1833। अच्छा, उसके बाद यह आदेश आता है कि ब्रिटिश इंडिया में अगर कोई भी व्यक्ति, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट में अगर कोई भी व्यक्ति काम करना चाहता है, अगर वो कोई भी व्यक्ति हो, तो उसके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स। ठीक है, कि अगर कोई भी, जैसे मैं अगर हूं और मैं ब्रिटिशर्स के यहाँ जाकर के काम करना चाहता हूं, तो मेरे ऊपर कोई मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक नियम लगाया जाता है। फिर स्लेवरी की कंडीशन, इंडिया में स्लेवरी भी थी, तो स्लेवरी की कंडीशंस को भी सुधारने की बात की गई है इस एक्ट में, कि स्लेवरी की कंडीशन सुधारी जाए, स्लेव्स के साथ अच्छा बिहेवियर रखा जाए, जो भी चीजें थी। लेकिन फर्दर 1843 में स्लेवरी को तो इलीगल घोषित ही कर दिया गया। तो हमने इस पूरे में जो चीज देखी, अच्छा एक चीज और हुई कि ये भी बात की गई थी कि एक सिविल सर्विसेज का ओपन एग्जाम कराया जाएगा। ठीक,
जो कि इंडियंस के लिए भी ओपन रहेगा, कोई भी पोजीशन के लिए। तो सिविल सर्विसेज की बात रखी गई थी, लेकिन जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था कंपनी का, उसने मना कर दिया कि नहीं सिविल सर्विसेज में इंडियंस को नहीं घुसाना है। तो इसलिए उस प्रोविजन को उस समय के लिए हटा दिया गया। आगे 1853 वाले में ये ऐड किया गया, लेकिन फिलहाल 1833 में से उस प्रोविजन को हटा दिया गया था। तो अगर हम रिवीजन लेते हैं कि इस चार्टर एक्ट ऑफ 1833 का क्या था, कि पहली बात तो ये कि इस एक्ट को पॉइंट वाइज सुनते चलिएगा। इस एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो गई, ठीक, कमर्शियल बॉडी की जगह प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। अब इसका काम केवल और केवल एडमिनिस्ट्रेशन में रहेगा, ठीक। इस एक्ट ने एबॉलिश किया मोनोपोली इन टी एंड चाइना ऑल्सो, जो रही सही 2 मोनोपोली इनके पास बची हुई थी उसे भी खत्म किया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा गया। ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, ये अब पूरे एंटायर इंडिया का लॉ बनाएगा। मतलब जो भी एंटायर इंडिया में जो भी टेरिटरीज ब्रिटिशर्स के पोजेशन में है, उसमें जो भी लॉज चलेंगी वो ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाएगा थ्रू हिज गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल। गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है कि गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज कंसिस्टिंग ऑफ 4 मेंबर्स। उस काउंसिल में अगर एक आदमी और ऐड हो जाता था तो वो काउंसिल गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की जगह गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो जाती है, जिसका कि काम रहता है पूरे के पूरे ब्रिटिश टेरिटरी में लॉ बनाने का। तो दिस वाज अ स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ठीक है। उसके बाद इंडियन लॉज को कंसोलिडेट करने के लिए और उनको कोडिफाई करने के लिए 1833 में एक लॉ कमीशन बैठता है अंडर मैक्यूलॉय, जिसका कि काम रहता है इंडियन लॉज को आइडेंटिफाई करना, उनको कोडिफाई करना, ठीक। फिर उसके बाद ये कहते हैं कि अगर कंपनी या गवर्नमेंट के सर्विसेज में कोई भी व्यक्ति अगर आ रहा है तो उसके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्ट, कुछ नहीं, उनके ऊपर कोई भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। फिर इसी एक्ट में स्लेवरी यानी कि स्लेव, तो इस एक्ट में स्लेव्स की कंडीशंस को भी सुधारने के लिए काफी सारे प्रोविजंस डाले गए थे, और उन्हीं का आउटकम ये हुआ कि एक्ट ऑफ 1843 यानी इस एक्ट के 10 साल बाद से स्लेवरी को इंडिया में इलीगल कर दिया गया, ठीक है। तो मोटे मोटे तौर पर यह था चार्टर एक्ट ऑफ 1833। आगे 1853, 1858 हम लोग फर्दर डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू।